Nazarians. वेलकम टू आवर चैनल ESZ अकेडमी। मैं सेल्फ दीपक कुमार सिंह। मैं आप लोग को इसके पहले क्लास में आपको वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा रहे थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में पढ़ा रहे थे और अब क्लास चलेगा उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ हम आपको ऋग्वैदिक काल में बता चुके थे कि सबसे छोटी इकाई कुल थी, ठीक है। कुल के बाद विष था, विष के बाद जन बनता है, ठीक है। जन के बाद जनपद बनता है। तो ये जनपद कब बनता है? तो उत्तर वैदिक काल में बनता है। उसमें बता चुके थे यदु, पुरु, तुअर्स इत्यादि सब जन थे। वहाँ पर क्या होता है कि 11 जन थे और यहाँ पर आके उत्तर वैदिक काल में 10 जनपद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्यों कम हो जाता है कि भरत और पुरु मिला के कुरु जनपद बना लेते हैं, इसीलिए हो जाता है टोटल कितना 10 हो जाता है, ठीक है। तो जनपद में ये गांधार की राजधानी थी तहसीला, ठीक है। ये कहाँ है? अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र जो हैं वो गांधार के अंतर्गत आते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जनपद था मत्स्य। ये कहाँ था? तो मत्स्य जनपद जयपुर में है, ठीक है। जयपुर में जनपद है जिसकी राजधानी थी विराटनगर, ठीक है। उसके बाद कुरु जनपद, आपको पता होगा कि पांडव जो थे इसी कुरु जनपद के थे, ठीक है। और इनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। मेरठ वरठ दिल्ली उल्ली का जो साइड है वो किसके अंतर्गत आता था? हस्तिनापुर के अंतर्गत आता था। उसके बाद नेक्स्ट आएगा कौशल। कौन आएगा? कौशल आएगा। कौशल की राजधानी कौन थी? अयोध्या थी, ठीक है। अयोध्या का नाम क्या हो गया? फैजाबाद का नाम अब क्या हो गया है? जिले का नाम अयोध्या हो गया, ठीक है। तो उस समय इसकी राजधानी अयोध्या थी। नेक्स्ट जनपद पड़ता है काशी। काशी कहाँ है दोस्तों? यूपी में है, बनारस में, वाराणसी में, जिसकी राजधानी थी वाराणसी थी, ठीक है। उसके बाद आता है विदेह। विदेह की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ये नेपाल में और कुछ बिहार में इसका क्षेत्र पड़ा विदेह, जिसकी राजधानी कहाँ है? मिथिला है। उसके बाद कैकट मध्य पंजाब में है। उसीनर ये भी जनपद के रूप में है, इनकी राजधानी अज्ञात है, पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है पंचाल, ठीक है। पंचाल उत्तरी पंचाल थी और दक्षिणी पंचाल थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, ठीक है दोस्तों। अब आपको पता होगा कि आर्यों का विस्तार उस समय कहाँ तक था? तो सप्त सिंधु क्षेत्र में था, उत्तरी क्षेत्र में था, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र इत्यादि में था। पर ये क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार, आर्यों का विस्तार कहाँ तक हो जाता है? पूर्व क्षेत्रों तक हो जाता है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि विदेह के राजा अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ सरस्वती से चले और जंगल होते हुए सरयू नदी किनारे पहुंचे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आर्यों का विस्तार कहाँ तक हो जाता है उत्तर वैदिक काल में? सरयू नदी तक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में ये गंडक नदी और नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। तो नर्मदा आप जानते हैं कहाँ कहाँ बहती है? MP में बहती है, गुजरात में बहती है, ठीक है। तो इसका शतपथ ब्राह्मण में सबसे पूर्वी नदी भी तो सदानीरा है, जो कि बिहार में बहती है। सदानीरा गंडक नदी को कहा गया, ये भी पूछा जाता है। सदानीरा यानी सदा जल रहता है, इसीलिए इसका नाम सदानीरा है, ठीक है।
उसके बाद नर्मदा नदी का उल्लेख भी हमको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, जो ये शतपथ ब्राह्मण है, किसका ब्राह्मण है, किस वेद का ब्राह्मण है, तो आपको बता चुके थे कि यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब हम आते हैं राजनीतिक स्थिति में। उस समय राजा का पद जो होता था वंशानुगत नहीं होता था दोस्तों। धीरे धीरे क्या होता है कि राजा का पद उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत हो जाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलते जाती है। पर अपवाद में ये भी है कि कभी कभी राजा का निर्वाचन भी होता था। राजा को कंट्रोल करने के लिए हम आपको बता चुके थे कि वैदिक काल में 3 इकाई थी। ठीक है, कौन, तो सबसे पुरानी विदत थी, सभा और समिति। यहाँ पर क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का राजा बात नहीं मानता है, निरंकुश हो जाता है, अपने मनमानी करने लगता है। तब ठीक है, तब अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। यानी राजा को कंट्रोल करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा बोला गया कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, आप इनका कहना माने। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद राजा के 12 पदाधिकारी होते थे। ठीक है, जिसमें से मुख्य संग्रहीता था जो कि कोषाध्यक्ष था, और ये भागदूत था जो कि कर संग्रह करता था। ठीक है, इस समय दोस्तों, उस समय भी हम बता चुके थे कि ऋग्वैदिक काल में राजा स्वेच्छा से कबीलों की रक्षा करता था और स्वेच्छा से जो भी कर उसको प्राप्त होता था वो ले लेता था। उसी को क्या दोस्तों कहा जाता है, बलि कहा जाता है। बलि या भाग उसी को कहा जाता है। कितना लेता था कर, तो 1/6। आगे भी दोस्तों पढ़ेंगे, गुप्ता साम्राज्य में भी 1/6 कर लेते हैं, हर साम्राज्य में भी 1/6 लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था कैसी थी दोस्तों, तो आपको पता होगा कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो क्या थी, कर्म आधारित थी, जाति आधारित नहीं थी। ठीक है, एक व्यक्ति ने बोला कि मैं एक कवि हूं। ठीक है, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माँ आटा पीसने वाली है, पर हम लोग तीनों एक साथ रहते हैं, एक ही जाति में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो वर्ण व्यवस्था होता है वो जटिल हो जाता है। यानी अब जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो जाती है। जन्म लीजिएगा, जिस कुल में जन्म लीजिएगा, वैश्य में जन्म लीजिएगा तो वैश्य होइएगा, ब्राह्मण में लीजिएगा तो ब्राह्मण होइएगा। तो इस समय वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, इसमें का पुरुष सूक्त 1028 कितने हैं, सूक्त हैं। उसी में पुरुष सूक्त में बताया गया है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। ठीक है, और बाहों से क्षत्रिय, और जंघा से वैश्य, और पैरों से शूद्र पैदा हुआ। तो ये कब कहा गया है, तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। अब आ गया कि उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा था, तो पितृसत्तात्मक था। यानी पिता घर का मुखिया होता था, पिता के न होने पर भाई घर का मुखिया होता था। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे स्त्रियों की दशा। तो आप पढ़े होंगे ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा उत्तम थी, वो यज्ञ अनुष्ठान में भाग ले सकती थी। ठीक है, और जो 3 इकाई थी, सभा, समिति और विदत, उसमें भी भाग ले सकती थी। बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं था, ये सब आपको ऋग्वैदिक काल में नहीं था। बाल विवाह का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में भी नहीं है, लेकिन 16
से 18 वर्ष में स्त्रियों की शादी हो जाती थी। ठीक है। एक गोत्र में विवाह उत्तर वैदिक काल में नहीं होता था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा का पूर्ण अधिकार था। वो गुरु के पास रह के शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। आपको बता दें कि ऋग्वैदिक काल में विदुषी थी, जिन्होंने मंत्रों का उच्चारण करती थी, मंत्रों को लिखती थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्वरा इत्यादि सब होती थी। पर यह उत्तर वैदिक काल में यज्ञ में भाग अब स्त्रियां नहीं ले सकती थी। ये जाकर यहाँ जटिल हो गया। ठीक है। एक मैतारणी संहिता है जिसमें स्त्रियों को बुरा बताया गया है। 3 बुराइयों में बताया गया है। पहला बुराई में था शराब, दूसरा जुआ और तीसरी बुराई मनुष्य की है स्त्रियां। ठीक है। इस समय आपको बता चुके थे कि ऋग्वैदिक काल में 2 अंतरजातीय विवाह होते थे। वो भी पूछता है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। ठीक है। यहाँ पर विवाह 8 प्रकार के होते थे उत्तर वैदिक काल में। पहला था ब्रह्म विवाह। विद्वान व्यक्ति के साथ विवाह कर दिया जाता था अपनी पुत्री का। वो क्या होता था? ब्रह्म विवाह होता था। दूसरा आर्ष विवाह। अपने कन्या का विवाह जिस वर से करते थे उनसे गाय ही पहले संपत्ति थी और कोई संपत्ति दूसरा नहीं था, क्योंकि ये आर्यों की संस्कृति थी। तो वर से क्या करते थे? गाय को लेकर के अपनी पुत्री का विवाह कर देते थे। इसे ही आर्ष विवाह कहा गया। तीसरा है गंधर्व विवाह, यानी प्रेम विवाह करके। आपको पता होगा कि एक राजा था जो तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध में जानते होंगे, पृथ्वीराज चौहान था, जो कि जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से विवाह करता है। वो इसी विवाह गंधर्व विवाह में करता है। ठीक है। उसके बाद आता है दैव विवाह। दैव विवाह में आता है यज्ञ संपन्न करने वाले पुरोहित का विवाह अपनी पुत्री द्वारा कर दिया जाता था। उसे क्या बोला जाता है? दैव विवाह बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है प्रजापत्य विवाह। जो आजकल के विवाह होते हैं वो प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत आता है, यानी सामान्य विवाह। ठीक है। और इसके बाद ये 6वां आसुर विवाह। पिता द्वारा धन लेकर अपनी अपनी पुत्री का विवाह कर देना, वो किसके अंतर्गत आता था? आसुर विवाह का अंतर्गत आता था। उसके बाद राक्षस विवाह है। राक्षस विवाह में शक्ति द्वारा बल प्रयोग करके किसी स्त्री से शादी कर लेना, वो किसके अंतर्गत आता था? राक्षस विवाह के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है पैशाच विवाह। सोती हुई कन्या या पागल के साथ यौन संबंध अपनाकर, ठीक है, यौन संबंध अपनाकर शादी कर लेना, उसी को क्या बोला जाता है? पैशाच विवाह बोला जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो आसुर विवाह है, राक्षस विवाह है, पैशाच विवाह, इन्हें निंदनीय विवाह माना जाता था। ठीक है। अब हम आते हैं आश्रम व्यवस्था में। ठीक है। आश्रम व्यवस्था में हमको आश्रम कितने होते हैं? 4 आश्रमों की जानकारी किस उपनिषद से मिलती है? तो 4 आश्रम की जानकारी जवालो उपनिषद से मिलती है। उपनिषद तो मूल रूप से हम 13 पढ़ते हैं, पर हैं 106, उसमें से ही है जवालो उपनिषद। ठीक है। तो आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार के होते थे। पहला ब्रह्मचर्य, जो कि 0 से 25 वर्ष तक के लिए होता था। इसमें शिक्षा प्राप्त करना और बौद्धिक विकास हेतु इस आश्रम में हमको रहना पड़ता था। उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष। ये सामाजिक विकास करने के लिए, धर्म के पथ पर चलने के लिए, तथा अर्थ मीन्स होता है संपत्ति, धन संग्रहित आगे अपने पत्नी के लिए, अपने पुत्र के करने के लिए। ठीक है। और तीसरा काम का मतलब कि पुत्र उत्पन्न करना, अपने वंश को चलाना। किसके अंतर्गत आएगा?
काम के अंतर्गत। ये किसमें आता है? गृहस्थ आश्रम में। तीसरा है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष के लिए है। इसमें क्या होता था? आध्यात्मिक चिंतन, मनन इत्यादि वानप्रस्थ आश्रम में जाकर ही करना पड़ता था। नेक्स्ट संन्यास। संन्यास 75 से लेकर 100 वर्ष तक, इसमें जंगलों में जाकर तपस्या करने के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए इस आश्रम में आदमी शामिल होता था संन्यास में। ठीक है, पर सबसे लोकप्रिय आश्रम कौन था? तो ये याद रखिएगा कि गृहस्थ आश्रम सबसे ज्यादा लोकप्रिय आश्रम था। ठीक है, उसके बाद आता है 3 रीढ़। 3 रीढ़ कौन कौन से हैं? देव रीढ़, ऋषि रीढ़, पितृ रीढ़। इसमें पूछ देगा कि इनमें से कौन ऋण नहीं है, तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और मातृ ऋण दे देगा। तो आप ऑप्शन में मातृ ऋण मारिएगा, यानी मातृ ऋण जो है वो 3 ऋण में नहीं आता है। देव ऋण में क्या था? देव ऋण में यज्ञ संपन्न कराना, ऋषि ऋण में तपस्या करना, तथा पितृ ऋण में पुत्र को उत्पन्न करके इस ऋण से मुक्त होना। ठीक है, किसके अंतर्गत आता था? पितृ ऋण के अंतर्गत आता था। तो ये कितने हैं? 3 हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसको आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद पुरुषार्थ आता है। पुरुषार्थ में क्या? धर्म, धर्म के पथ पर चलना, अर्थ यानी संपत्ति जुटाना, काम, काम के मतलब काम करके, मतलब जैसे संभोग करके अपनी स्त्री के साथ पुत्र को उत्पन्न करना, और चौथा क्या था? मोक्ष, यानी ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाना। ये किसके अंतर्गत आता है? मोक्ष के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको बता चुके हैं कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन विदुषी का वर्णन मिलता है? अपाला, घोषा, विश्वरा। पर ये उत्तर वैदिक काल में कौन है? मैत्रेयी, गार्गी, वेदवती और काशकृत्सनी। ठीक है, इसमें गार्गी जो हैं विदेह के राजा, जब आप रामायण देखे होंगे उसी में जो राजा जनक के जो पुरोहित याज्ञवल्क्य ऋषि होते हैं, उस समय ये गार्गी रहती हैं और याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में संवाद होता है। ये वही गार्गी है, रामायण वाली गार्गी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संस्कार। संस्कार कितने होते हैं? ठीक है, जब पुत्र पैदा होता है और मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें पहला संस्कार है गर्भाधान। ठीक है, दूसरा पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म नाम दिया जाता था। अन्नप्राशन मतलब बच्चों को प्रथम बार अन्न खिलाया जाता था, वो किसके अंतर्गत आता था? अन्नप्राशन के अंतर्गत। चूड़ाकरण यानी लड़कों का बाल मुंडवाया जाता था। ठीक है, उसके बाद कर्णवेधन, कान को बेधा जाता था। और अंतिम संस्कार किसके अंतर्गत आता है? अंत्येष्टि होता है। तो आपको सिंपल पूछ देगा कि पहला संस्कार कौन सा है, तो गर्भाधान, और दूसरा संस्कार कौन सा है? अंत्येष्टि। ये आपको याद रखना है कि संस्कार कितने हैं? 16 है। ठीक है, अब हम आते हैं आर्थिक स्थिति में। उत्तर वैदिक काल में कृषि होने लगी। ठीक है, और ये लोग अनेक प्रकार के अनाजों से ये लोग परिचित हो गए। इसमें एक संहिता है, तैत्तिरीय संहिता, जिसमें उत्तर वैदिक काल में कृषि की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो कौन कौन से अनाज के लोग इससे परिचित थे? यव से, जिसको जौ बोला जाता है, व्रीहि चावल, गोधूम, गेहूं तथा उड़द, मांस इत्यादि तरह के फसल उत्तर वैदिक काल के लोग उपजाया करते थे। ठीक है, और वो भी इतना प्रोडक्शन नहीं होता था। 600 BC के बाद जब महाजनपद आता है, जब लोहे का आविष्कार इसी में हो जाता है उत्तर वैदिक काल में, पर लोहे का
अधिक उपयोग कब होता है? जब महाजनपद आता है, जिसमें मगध महाजनपद क्यों होता है? इसलिए कि वो लोहे का आविष्कार कर लेता है तो खेती करना और आसान हो जाता है। तो ये लोग कृषि भी करने लग गए थे। पशुपालन में इनका प्रिय पशु गाय था। इस काल में भी प्रिय पशु कौन था? गाय था, तथा घोड़े पे रह के गायों को चराया करते थे। ठीक है। अब आ गया व्यवसाय क्या करते थे? तो व्यवसाय के रूप में कुंभकारी, ठीक है, इत्यादि किया करते थे। जबकि वाजपेयी संहिता में उद्योग धंधों की विस्तृत सूची हमको प्राप्त होती है। ठीक है। उसके बाद आता है इस समय के लोग किस किस धातु को बनाना जानते थे? तो श्याम अयस लोहा को, लोहित अयस तांबा, अयस कांसा और हिरण्य, उस समय सोना को हिरण्य बोला जाता था। ठीक है। सीसा, त्रपु यानी रांगा बनाना उत्तर वैदिक काल के लोग जान गए थे। आपको पता होगा कि उत्तर वैदिक काल के अंत में ही 1000 BC के लगभग हमको उत्तर प्रदेश के अंतरी जेखड़ा से लोहे हमको प्राप्त हुए हैं। तो ये लोग लोहे से भी परिचित थे, उत्तर वैदिक काल के लोग। उसके बाद इस समय व्यापार का माध्यम था वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा नहीं होती थी। किसी भी संपत्ति को, एक संपत्ति को लेना और अपनी संपत्ति देना, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली इस समय मौजूद थी। ठीक है। उसके बाद आइए धार्मिक स्थिति में। उस समय सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। ठीक है। इस काल में क्या हो जाता है कि इंद्र केवल वर्षा के देवता हो जाते हैं, तथा सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति हो जाते हैं, जिनको देवताओं का पिता कहा जाता है। ठीक है। और इंद्र केवल वर्षा के देवता रह गए। यहाँ पे प्रजापति के बाद विष्णु की महत्ता बढ़ गई। ठीक है। इन्हें सृष्टि के रक्षक देव कहा गया। ठीक है। उसके बाद आते हैं शिव। शिव में क्या होता है कि आर्यों के जो भगवान थे वो रुद्र थे, और अनार्यों के भगवान जो थे पशुपति थे। ये क्या हुआ कि व्रात यज्ञ द्वारा आर्यों अनार्यों यानी रुद्र और पशुपति को मिलाकर शिव का अवधारणा दिया गया। ठीक है। आर्य से पहले नफरत करते थे, अनार्य से नफरत करते थे आर्य लोग, पर अब धीरे धीरे उनसे घुल मिल गया। उत्तर वैदिक काल में व्रात यज्ञ द्वारा शिव को लाए, रुद्र और पशुपति मिलके क्या हो गए? शिव हो गए। यानी ये लोग अब एक साथ हो गए। ठीक है। इस काल में यज्ञों का महत्व बढ़ा। यज्ञों के महत्व के कारण ही जो थे बासठ संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक है। बासठ संप्रदाय का उदय क्यों हुआ? क्योंकि वैश्य और शूद्र के साथ आर्यों का व्यवहार उतना अच्छा नहीं था। और इस समय यज्ञ 10 प्रकार के होते थे, जिसमें अग्निहोत्र यज्ञ होता था। सुबह शाम अग्नि की उपासना किया जाता था, अग्नि को आहुति दी जाती थी। ठीक है। उसके बाद आता है पुरुष मेघ यज्ञ। पुरुष मेघ यज्ञ में पुरुषों की बलि दी जाती थी। ठीक है। जानवरों की भी बलि दी जाती थी, जिससे क्या होने लगे कि जानवर कम होने लगे, और यहाँ अभी कृषि करना मानव सीखा था, मतलब खेती करना प्रारंभ किया था। यही कारण था कि फिर जाके 62 संप्रदाय का उदय हुआ था। तो पुरुष मेघ यज्ञ में पुरुषों की बलि दी जाती थी। उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ, राजा साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करता था। आपको पता होगा कि समुद्रगुप्त भी यज्ञ करता है। हाँ, ठीक है। ये सब, और भगवान राम का भी बारे में आप सुने होंगे, वो भी अश्वमेघ यज्ञ किए थे। यही था साम्राज्य का विस्तार के लिए। घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, और घोड़ा को अगर कोई नहीं पकड़ता था, घोड़ा जहाँ तक जाता था वहाँ तक सम्राट का साम्राज्य स्थापित हो जाता था। अगला है अग्नि स्टोम यज्ञ।
ये 5 दिन यज्ञ चलता था और पहला दिन और अंतिम दिन बकरे की बलि दी जाती थी। ये किसके अंतर्गत आता है? अग्नि अष्टमी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है वाजपेय यज्ञ। इसमें क्या होता था कि सम्राट यज्ञ को स्वयं संपन्न कराता था तथा इसमें क्या होता था कि रथों की दौड़ की प्रतियोगिता इस समय होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उत्तर वैदिक काल का लेक्चर समाप्त होता है और अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग का कौन सा आएगा? महाजनपद काल। 16 महाजनपदों का उदय के बारे में हम अब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताएं। सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्कार।